नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का रिकैप कराऊंगा जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, जो आपके प्री प्लस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 11th इकोनॉमी को पूरी तरह देखेंगे तो आपका मेन सेंट्रिक ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आपको किस तरह अपने आंसर को अप्रोच करनी है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है। प्री नहीं होता है उतना जितना मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम लोग 1950 से 1990 के बीच में ये 40 साल का जो अंतर रहा, 40 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा, उस टाइम हमारी इकोनॉमी की क्या क्या अप्रोच रही। राइट, सबसे पहले हम लोग लीडर्स के बारे में आएंगे, लीडर्स की हमारी क्या अप्रोच थी इकोनॉमी के लिए। उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश एरा का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या इफेक्ट रहा हमारी इकोनॉमी में सेव करने में। राइट, और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी सेफ हुई और किन किन सेक्टर्स में बेसिकली गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान दिया। राइट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमने पढ़ क्या लिया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ लिया है चैप्टर फर्स्ट में, हमने प्री ब्रिटिश को पढ़ लिया है कि प्री ब्रिटिश में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सब चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। राइट, हम लोग यहाँ पर देखा होगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश भी हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उसके बारे में डिसीजन क्या रहे उनके। राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप उस चैप्टर को देख के आए हैं, ताकि आप इसके साथ जो ये नया चैप्टर है 1950 से 1990 तक, इसके साथ लिंकअप आप कर सकें। यहाँ पर बेसिकली हम लोग पोस्ट ब्रिटिश पढ़ेंगे कि बेसिकली 1947 के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए और किस तरह से हमारी इकोनॉमी शेप लेती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक हमारे सबसे पहले इंडिपेंडेंट के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट के पास एक प्रश्न आया। क्या आया गाइड? गवर्नमेंट के पास प्रश्न आया, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लागू कर लिया है, इलेक्शन होने को आए हैं, तो सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आता है इकोनॉमिक। तो हमारी इकोनॉमी किस तरह से चलेगी, तो इकोनॉमिक सिस्टम की बात होती है कि कौन से सिस्टम को लेके हम लोग आगे बढ़ें। तो वर्ल्ड में बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब हमारी जो अर्थशास्त्र की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है हमारे देश की, किस तरह से चलनी है, तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर थे हमारे पास 3 से 4 चॉइसेस आपको देखने को मिलती है। एक चॉइस थी जो वर्ल्ड में ऑलरेडी थी, कैपिटलिस्ट थी। राइट, एक थी सोशलिस्ट। राइट, एक थी सोशलिस्ट और एक थी मिक्स्ड, जो हमारा खुद का वर्जन है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो कैपिटलिस्ट की तरफ जाएं या सोशलिस्ट की तरफ जाएं। राइट, अब इन दोनों का मैं डिवीजन बताऊंगा कि कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, अब देखिए जितने भी लीडर्स अगर आप देखें हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोस्टली आप देखेंगे वो सोशलिस्ट अप्रोच उनकी रही है। सोशलिस्ट अप्रोच ये भी बताऊंगे कि सोशलिस्ट अप्रोच क्या होती है। राइट, और वे कैपिटलिस्ट के खिलाफ थे। राइट, बट क्या हुआ, अगर इन अंदर से हम चीज़ें देखें तो दोनों ही चीज़ें, ना ही वो लीडर्स के अगर अंदर की चीज़ें, जब इकोनॉमी सिस्टम को अप्रोच करने की बात की कि किस तरह से देश को इकोनॉमिकली चलवाया जाएगा, कौन से सिस्टम को अपनाया जाएगा, उसमें डिस्कशन हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम लोग ना ही सोशलिस्ट अप्रोच को रखेंगे। अभी आपको बताऊंगा गाइस सोशलिस्ट क्या होता है और कैपिटलिस्ट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेट करिएगा बस भाई। अभी आपको इतना समझिए कि मैं जो कह रहा हूँ मैं आऊँगा, आपके जो प्रश्न आ रहे होंगे मन में अभी, सोशलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या हो रहा है, उनका उत्तर आपको अभी 2 मिनट में या 30 सेकंड के बाद आपको ये उत्तर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा, दोनों ही अप्रोच में से जो बेस्ट थे उसमें से उनको उठा लिया। राइट, इसके भी पॉजिटिव उठा लिए, इसके भी पॉजिटिव उठा लिए, और उन दोनों के मिक्सचर को हमने क्या बना दिया, एक मिक्स इकोनॉमी का अप्रोच दिया। राइट, तो हमारी इकोनॉमी अगर आप जाएं तो इकोनॉमिक सिस्टम आपसे अगर कोई पूछता है तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट, अब होता क्या, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और सोशलिस्ट, दोनों को साथ साथ में रख लेते हैं। राइट, अब सबसे पहले बात करूंगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट में है, अब गुड्स कौन बनाएगा, हु विल प्रोड्यूस द गुड्स। पहला प्रश्न आपके सामने ये आना चाहिए, हु विल प्रोड्यूस द गुड्स, मतलब चीज़ें कौन प्रोड्यूस करेगा। राइट, अब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है आपके पास या तो गवर्नमेंट उसको प्रोड्यूस करेगी, जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर करेगा। राइट, या तो गवर्नमेंट करेगी उसको प्रोड्यूस। राइट, दूसरा क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। राइट, दूसरा क्या करेगा,
प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो यहां पर आपको आया कि दोनों चीजें हैं। तो प्रश्न सबसे पहले आपके आया था हु विल प्रोड्यूस द गुड्स, तो पब्लिक सेक्टर की बात है तो गवर्नमेंट। यहां पर आएगा जितना भी गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा, दो सेक्टर में। तो जो अगर गुड्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या पब्लिक सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया है तो उसे सोशलिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट क्लास कहा जाता है या सोशलिस्ट सिस्टम आप कहेंगे। अगर गुड्स किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया, गुड्स का मतलब कुछ भी कमोडिटी हो सकती है, वो एसेंशियल भी हो सकती है, नॉन एसेंशियल भी हो सकती है, जैसे कार हो गया, बिस्किट हो गया, राइट, तेल हो गया, कुछ भी जो भी बनाना है, राइट, कौन प्रोड्यूस कर रहा है उसको, राइट, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है गाइस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है तो उसका रहेगा, अगर वो पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता तो सोशलिस्ट हो गया, और किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अगर प्रोड्यूस किया जाता उसे तो हम लोग बोलेंगे कैपिटलिस्ट, राइट। अब दूसरा प्रश्न आना चाहिए कि कौन कौन से गुड्स, विच टाइप ऑफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कौन कौन से गुड्स होंगे वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपको, यही डिफरेंस है गाइस, मैं ऊपर जो बता रहा हूं यही डिफरेंस है, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये प्रश्न अपने आप से 3 से पूछिए, अगर स्टेटमेंट भी आते हैं तो आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने बोला कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, अब ये कौन तय करेगा। तो यहां पर आपके पास आएंगे दो ऑप्शंस आएंगे, या तो मार्केट तय करेगा, मार्केट तय करेगा, या गवर्नमेंट आपकी तय करेगी, राइट। गवर्नमेंट तय करेगी कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, या दूसरा करेगा मार्केट। मतलब मार्केट किस पे चलेगी? डिमांड पे। क्या चलेगी? डिमांड पे चलेगी, राइट। अब यहां पर क्या होगा, दूसरा चीज हो गया कौन कौन से, आप तो मार्केट में तो डायरेक्टली यहां पर प्राइवेट सेक्टर में कैपिटलिस्ट की बात कर रहा हूं गाइस। तो मार्केट में जो भी जिस चीज की भी डिमांड होगी तो मार्केट तय कर रही है। तो ऐसी जगह हम देखेंगे कि गुड्स अगर जो प्रोड्यूस होंगे वो मार्केट तय कर रहा है, डिमांड तय कर रही है कि मार्केट में अगर बिस्किट चाहिए तो बिस्किट बनेंगे, अगर किसी को वीट चाहिए, बट लोगों को क्या कहना है, अगर किसी को साइकिल चाहिए, राइट। मार्केट में क्या है, दो चीजें हैं आपके पास, एक साइकिल की है डिमांड, दूसरी है वीट की कम है। मान ले वीट है या राइस की डिमांड कम है मान लीजिए, राइट। और यहां पर क्या है आपके पास, दो ऑप्शन है, एक है साइकिल, राइट, एक है वीट। अब वीट अगर राइस आप देखेंगे तो ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं, राइट। क्या है गाइस? एसेंशियल, मतलब ये जरूरी है। अगर साइकिल ना भी हो या कार ना भी हो चलेगा, राइट। अगर साइकिल ना भी हो और कार ना भी हो तो चलेगा, बट हमारे पास क्या होना चाहिए, खाने का आइटम तो जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो मार्केट यहां पर क्या होगा, कैपिटलिस्ट वाले में यहां पर मार्केट में जिसकी डिमांड मान ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं देखा जा रहा है। यहां पर मार्केट में किसी की डिमांड, अगर साइकिल की डिमांड ज्यादा हो रही है तो सिर्फ कौन खरीदेगा, साइकिल ही बनेंगी। यहां पर क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज जो बिस्किट है या ऑयल है ये नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या है, प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा प्राइमरली, अगर इसको मैं सोशलिस्ट में देखेंगे तो सोशलिस्ट में गवर्नमेंट क्या तय करेगी, क्योंकि आप डीपीएसपी अगर आप ध्यान से पढ़ के आए हैं तो हमले क्या है, एक इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, वहाँ पर साफ तरीके से लिखा गया है, राइट। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर जितने भी गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मार्केट तय कर रहा है, मार्केट में जिसकी डिमांड होगी वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, राइट। इधर क्या होगा, गवर्नमेंट तय करेगी कौन कौन से गुड्स बनने चाहिए। अगर गवर्नमेंट तय कर रही है तो वो वही गुड्स बनाएंगे जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो, राइट। उसको ये कहेगा कि पुअर से और रिच को दोनों को फायदा हो, राइट। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ रिच को ही फायदा होगा, राइट। यहां पर क्योंकि मार्केट, क्योंकि रिच तो कुछ भी खरीदा, महंगे से महंगी चीजें भी खरीदेगा। अब जिसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होंगे। तो यहां पर क्या है, पुअर अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहां पर बेसिकली डिपेंड किया जाएगा परचेजिंग पावर, आप कितना खरीद सकते हैं, राइट। साइकिल की डिमांड है तो साइकिल मान लीजिए सस्ती है, या कार है सस्ती है, बट वीट प्रोड्यूस, बिस्किट नहीं बन रहा है, ऑयल नहीं बन रहा है, तो क्या इनकी प्राइसेस हाई होंगे। इनको सिर्फ कौन खरीद पाएगा, रिच पर्सन खरीद पाएगा, और जो पुअर है वो इसको नहीं खरीद पाएगा। अगर आप देखें तो 1947 के आसपास क्या रहता है, पूरी हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग सारे मोस्टली आपको 80 से 90% लोग पुअर आपको मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चीज़ें आपके पास धड़े आ गए, एक तो आ गया प्राइवेट सेक्टर, एक आ गया पब्लिक सेक्टर, राइट। अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का समझ लीजिएगा। इस प्राइवेट सेक्टर क्या है, यहाँ पर मार्केट ड्रिवन प्रोड्यूस हो जाएंगे, मार्केट में जिसकी डिमांड होगी वही गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट तय करेगी कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे जो एसेंशियल है, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है तो वो सबको ध्यान में, बेसिकली वो पुअर को ज़्यादा ध्यान में देखिए, कहेगा कि पुअर का हर किसी को खाना जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये वेलफेयर स्टेट की बात करेगा ये, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट तय कर, यहाँ पर कंपनीज तय कर रही हैं प्राइवेट, यहाँ पर कौन कर रहा है, आपकी
प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट तय कर रही है। अब इसके मॉडल आपको कहाँ दिखेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कैपिटलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी जिसमें राज करती हैं वो आपको यूएसए में आपको दिख जाएगा, जापान में आपको दिख जाएगा, राइट। ये कैपिटलिस्ट कंपनीज है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आप इसे कहते हैं। उसी जगह आप देखेंगे तो सोशलिस्ट में कौन है, जिसमें गवर्नमेंट तय करती है, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है हर चीज़। आपको यूएसएसआर दिख जाएगा पुराना वाला, राइट। उसके बाद आपको चाइना दिख जाएगा, जहाँ पर पूरा सारी चीज़ें क्या है, क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं प्रोड्यूस होगा वो सारा चीज़ें तय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपका ये सोशलिस्ट हो गया। तो एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी, राइट। और आपको डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में क्या होता है। अब हम क्या यहाँ पर से क्या करेंगे, मिक्स इकोनॉमी। अब जो चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ, जो हमारी भारत में रहा कि किस तरह की इकोनॉमी, तो हमारा यहाँ कैसा सिस्टम है गाइस, ये याद रखें आप, मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम है। तो हमने क्या करा, दोनों के ही पॉजिटिव को लिया और अपने इकोनॉमी को सेप दिया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, प्राइवेट प्लेयर को भी कहा कि आप भी गुड्स प्रोड्यूस कीजिए और पब्लिक सेक्टर को भी कहा आप भी गुड्स प्रोड्यूस करें, राइट। दोनों ही के गुड्स को प्रोड्यूस करें। ये मार्केट ड्रिवन है और ये क्या है, वेलफेयर ड्रिवन है, राइट। ये प्रॉफिट ड्रिवन है, यहाँ पर प्रॉफिट को ज़्यादा देखा है, यहाँ पर क्या है, सोशल वेलफेयर को ज़्यादा देखा जा रहा है, राइट। तो क्या किया, जितने भी मार्केट डिमांड से गुड्स बनती गई और जो कुछ चीज़ें नहीं बन रही थी, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, राइट, जो इसेंशियल है जिससे पुअर का भी फायदा हो, वो क्या किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी, वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा। मान लीजिए क्या है, ये बाईसाइकिल बना रहा है, राइट। हर कोई बाईसाइकिल को ज़रूरत नहीं है, हर लोगों का पेट भरना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बिस्किट ये बनाने लग जाएगा, ऑयल ये बनाने लग जाएगा, राइट। बना ये भी सकता है, बट क्या है, अगर ये नहीं बना रहा, मार्केट में चाहिए भी नहीं होगा, तब भी गवर्नमेंट इसको बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जैसे ये है एयरटेल का, अगर कम्युनिकेशन का मैं एक चीज़ बात करूं, कम्युनिकेशन में आपको देखेंगे प्राइवेट प्लेयर भी आपको दिख रहे हैं, राइट, और आपको गवर्नमेंट प्लेयर भी आपको दिख रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरटेल है, आपका वोडाफोन है, आइडिया है, मच मोर, हच है, बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें चलती थी। यहाँ पर क्या, गवर्नमेंट की कंपनी भी है, बीएसएनएल, राइट। अब इससे क्या हो जाता है कि जो प्राइजेस रहते हैं, कंपटीशन रहता है, प्राइजेस डाउन रहते हैं। अगर सोचिए यही कंपनी है तो मोनोपोली हो जाएगी। अगर आप देखते हैं अभी अभी आजकल न्यूज़पेपर में आते के देखेंगे तो डिओपोली की बात चल रही है। यहाँ पर मार्केट में अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे तो एयरटेल है और आपका दूसरा कहाँ है, वोडाफोन, और उन्हीं एजीआर के अभी रिफॉर्म्स आप देखेंगे तो एयरटेल है आपका, रिलायंस जियो है, राइट। उसके अलावा उनके कंपटीशन में किसको खड़ा कर रखा है, बीएसएनएल। तो यहाँ सर्विस, अगर आप यहाँ की सर्विसेज सपोर्ट नहीं कर सकते तो इधर आइए। और दूसरा ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी रहता है कि दूसरा एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रहे कि कोई ऐसे ही प्राइजेस ऊपर ना बढ़ा दें। तो ये आपको समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी जो रहेगी वो मिक्स इकोनॉमी रहेगी। दोनों पॉजिटिव लिए हमने, कैपिटलिस्ट के भी लिए, दोनों को ही क्लास को एग्जिस्टेंस करने को दी हमने। सोशलिस्ट भी अप्रोच रखी है और कैपिटलिस्ट अप्रोच भी हमने रखी है। दोनों को हमने मिक्स लिया, उसके दोनों के पॉजिटिव्स हमने ले लिए, दोनों को एग्जिस्टेंस में दिया ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। तो हमारी इकोनॉमी एक क्या हो जाएगी, मिक्स इकोनॉमी हो जाएगी। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने ये चीज़ें बताया कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, तो हुआ क्या, उसके बाद की बात करते हैं हम लोग, राइट। अब इकोनॉमिक सिस्टम चलाना है तो हमारे को क्या चाहिए होगी गाइस, हमारे को क्या चाहिए होगी, एक प्लानिंग चाहिए होगी, राइट। अगर हमने अपनी इकोनॉमी को चलाना है तो क्या चाहिए होगी, हमारे को प्लानिंग चाहिए होगी, राइट। एक प्लान के तरीके से तो चलना चाहिए होगा ना, कि अगर इतने सालों में हम ये करेंगे या 5 सालों में 10 सालों में हमारी ऐसी ऐसी रहेगी, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर होता है 1950 की बात आती है, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 1947 से 1950 तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था और भी काम चल रहे थे, इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था। तो 1950 के बाद देखेंगे कि 1950 में क्या है, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है। क्या होती है, प्लानिंग कमीशन में। अभी थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ इसका। मैं प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है 1950 में, ये बॉडी स्टैब्लिश्ड होती है। अगर ये गाइस ये याद रखें आप, तो क्या होता है, इसकी शुरुआत अगर आप देखो तो 1940s में हो जाती है। नेहरू, जिस समय सुभाष चंद्र बोस थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो उस टाइम उन्होंने इसकी बात की थी कि हम लोग, उन्होंने क्या बनाया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी थी उसी टाइम में। तभी वो सोचते थे कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश कैसा चलेगा, 5 ईयर प्लान की जो पिपुड़ी बजेगी वो कैसे चलेगी। तो 10 साल पहले चीज़ें हो गई हैं, तो उसको एग्जीक्यूट किया गया जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में। प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, आपके चेयरमैन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, जो भी है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरमैन बन जाएगा उस टाइम में,
राइट। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं अगर आप देखें 1950। और उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हमारे देश में काम कर रही थी, जो आपको जमशेदपुर है, टिस्को है, राइट, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, राइट, उनके लिए भी लाया गया एक कंपनीज के लिए कंपनी को किस तरह से सेव किया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो वहाँ पर लाया गया एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्या गाइस? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, जो अभी तो सिर्फ डिस्कशन हुआ है, जो लागू हो जाएगा आप देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 में। अभी सिर्फ डिस्कशन में आया है, अभी चीज़ें चलेंगी, बट उसको लागू किया जाएगा, पूरी तरह लागू जाएगा जब सेकंड 5 ईयर प्लान आएगा आपका 1956 के आसपास। क्या गाइस? सेकंड 5 ईयर प्लान आएगा। अभी जो योजना प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया, क्यों किया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री डिफाइंस ए सेट ऑफ गोल टू बी अचीव्ड विद ए स्पेसिफाइड पीरियड, सेट आउट ए प्लान टू अचीव दीज गोल्स कीपिंग एन व्यू ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, राइट। तो यहाँ पर 2-4 चीज़ें की डिस्कशन की गई है कि एक इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले आप देखेंगे एक प्रोसेस है किसके द्वारा डिजाइन की जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिजाइन किया जाएगा, राइट, कंट्रोल किया जाएगा। और वो क्या करेगी, कुछ सेट ऑफ गोल्स बनाएगी। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे याद करेगी, और उसका कुछ टाइम पीरियड रहेगा, गोल्स बनाएगी, टाइम पीरियड रहेगा, राइट, और इनको अचीव भी करने के लिए काम किया जाएगा, राइट। अब इन सब चीज़ें का तो ये सब चीज़ किया जाएगा, बट किसको ध्यान में रखते हुए, आपका कैपिटल, रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको ध्यान में रखते हुए इस प्लानिंग को किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको इकोनॉमिक। तो आपके पास 500 रुपये हैं, इस 500 रुपये को कैसे खर्च करना है उसके रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग आएगी कि 50 रुपये मैं इससे बिस्किट खरीदूंगा, 100 रुपये की मैं पेन खरीदूंगा, राइट, या 200 रुपये का मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो ये प्लानिंग है ना, तो किस तरह से आपने उसको रुपये को इस्तेमाल करना है, उसकी प्लानिंग। अरे अब ये तो नहीं करेंगे ना कि 500 रुपये हैं और आप कहेंगे मैं 700 रुपये में तो मैं घूमने चला जाऊंगा या लैपटॉप खरीद लूंगा या कुछ भी ऐसा कुछ, राइट, जो उससे महंगा है वो चीज़ तो खरीदेंगे नहीं, राइट। तो प्लानिंग उसी के ना जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज 500 रुपये हैं तो 500 रिसोर्स रुपये के हिसाब से ही आप चीज़ों को सोचेंगे। तो प्लानिंग क्या होगी आपके पास, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, वो गवर्नमेंट हो सकती है, राजा हो सकता है, रानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी आपकी, राइट। उसके लिए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होगा वो, राइट, अलॉट किया जाएगा और उसको अचीव करने के लिए काम किया जाएगा, बट विथ इन द लिमिट ऑफ व्हाट, रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज है उसकी लिमिट में ही उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा, राइट। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी भी है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलप्ड इकोनॉमी एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज, राइट। ए प्लान स्पेल्स आउट द रिसोर्सेज ऑफ नेशन शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज। अभी सिंपल सी बताता हूँ, एक प्लान का डेफिनेशन क्या होता है। प्लान का होता है कि किस तरह से देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से वाइजली इस्तेमाल करना है ताकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके बारे में ये बताता है गाइस। तो प्लानिंग की डेफिनेशन आ गई कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं देश के वो किस तरह से इस्तेमाल होंगे, राइट। इसका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू आपके चेयरपर्सन है। ये नोट्स चाहिए तो गाइस आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, PR पब्लिकेशन सर्च मारिए, उधर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, राइट। नहीं मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर आपके उसके हेड ऑफ द चेयरमैन होते हैं, उसके हेड होते हैं प्लानिंग कमीशन के, और 1950 में इस बॉडी को सेटअप किया गया है, इसको आप जरूर याद रखें, राइट। अब क्या है, प्लानिंग कमीशन बना दिया है और मैंने कहा कि एक सेट ऑफ द गोल्स बनाए जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाए जाएंगे। तो पहले जो प्लानिंग कमीशन है तो हर 5 साल के लिए बनाया जाता है, तो उससे बोलते हैं 5 ईयर प्लान। क्या बोला जाता है गाइस, FYP। अगर आप याद रखें तो इसको आप याद रखें, तो इसको क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951, इलेक्शन के बाद की बात है। तो 1951 में पहले, 1950 में बॉडी बनती है और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूं, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में आपको बता दिया, उसके एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिए हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं गाइस। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में आपको बता दिया है मैंने, राइट। उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात कर ली मैंने, उसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने दे दी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। आपसे मैंने बोला था कि आपसे 2 प्रश्न पूछिए, राइट, तो आपको सबके आंसर मिलेंगे, राइट। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी आपको मैंने एग्जांपल दिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जापान हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, राइट। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा और दोनों, कनाडा और प्लस यूएसए में आपको देखेंगे यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। आपको मैंने ये भी बताया कि ये मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, राइट, किस तरह से वो सेव कर सकती है। मिक्स इकोनॉमी के प्रॉफिट्स भी मैंने आपको बताए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट प्लस पब्लिक इंडस्ट्री दोनों ही क्या करेंगी, साथ में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगी, हेल्प करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पर डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। मिक्स्ड इकोनॉमी के देखिए, ये तो सारा ऊपर मेरिट थे कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, स्टेबिलिटी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी वो प्रोग्रेस करेगा, पब्लिक सेक्टर भी, लोगों का वेलफेयर भी होगा, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट उसके कुछ डिमेरिट्स हैं जो आपके मन में नहीं आ सकते हैं, और ना ही बेसिकली आपको अगर बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं आएंगी, क्योंकि आपको विद टाइम ये चीज़ें आती हैं, जब आप सोचने लग जाते हैं, आपका एक नज़रिया बनता है चीज़ों को पढ़ने का, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं, राइट। उसके बाद हमारे डीमेरिट्स हम लोग देखते हैं। मिक्स इकोनॉमी कैन नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब वो क्या कर सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपके पास 2 काम हैं तो वो क्या होगा, कहते हैं ना कि 2 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, जितने उसके पॉजिटिव हैं उसके नेगेटिव भी हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट, विच आर आउटसाइड द गवर्नमेंट रिव्यू, जो गवर्नमेंट के आउटसाइड, जैसे अभी आप देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं होती हैं, राइट। लेबर लॉज आप देखते हैं, उसमें आपको गिग इकोनॉमीज़ के बारे में देखा होगा आपने, गिग वर्कर्स आपने देखा होगा, प्रोटेस्ट एग्जाम्पल अभी आपके पास रिसेंट हैं। इस तरह से चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि रेड टेपिज्म बहुत होता है। आप रेड टेपिज्म में क्या होता है वो देखते नहीं, आपके फाइल के ऊपर देखें, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो लाल कलर का फीता बांधा जाता है। अब उसका मतलब क्या है कि इसी को कहा जाता है रेड टेपिज्म। रेड मतलब पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट, पेपर वर्क ज़्यादा होगा, करप्शन, हाई डिग्री ऑफ द करप्शन होगा। आपसे ना गवर्नमेंट ऑफिस जाओगे, कहेंगे आपसे, अरे 50 रुपये दे दीजिए तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, हमारा मिठाई पानी कीजिए तब आगे आपका काम होगा। तो इसे कहते हैं रेड टेपिज्म। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, रेड टेपिज्म में फाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर किस किस के हाथ में होगी, प्राइवेट सेक्टर, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के हाथों में ही होगी, राइट। यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 सेक्टर के पास है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, अगर आप अभी प्रेजेंट में देख भी रहे हैं तो ये चीज़ें दिखेंगी आपको, पॉलिटिशियन के हाथ में होगा, ब्यूरोक्रेट्स में होगा। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं मिक्स इकोनॉमी के। तो मिक्स इकोनॉमी के अगर आपको डीमेरिट्स लिखने हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कैपिटलिस्ट के भी लिख सकते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी आप उन्हें लिख सकते हैं, जो बहुत ईजी हो जाते हैं। आपको मैंने वो प्रश्न बता दिए हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मैंने आपको ऊपर डिस्कशन किया था कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया जाता है 1950 में, राइट, और 1951 में, 1951 में। ये छोटी मोटी जो डेट्स हैं गाइस, इनको जरूर आप याद रखें, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आते हैं, राइट। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बेसिकली इन 5 ईयर प्लान के बारे में क्या डिस्कशन किया गया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये लोग बेसिकली 4 फैक्टर्स पे बात करेंगे, राइट। बेसिकली किस पे बात करेंगे, 4 फैक्टर्स में। ये कहेंगे कि ग्रोथ हो, पहला हो जाएगा, अभी उनको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ग्रोथ किस सेंस में ये ग्रोथ कह रहा है। उसके बाद ये कहेगा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, राइट। पहला कहेगा वो ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा कहेगा मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, तीसरा वो कहेगा कि सेल्फ रिलायंस हमने बनना है। क्या बनना है, हमने सेल्फ रिलायंस हमने बनना है। चौथा हमने बात करेगा इक्विटी की बात करेगा। इक्विटी का मतलब था शेयर्स, कैसा शेयर रहेगा, कैसा सिस्टम रहेगा। अगर हमारे में देखें तो राइट टू इक्वलिटी की हम लोग बात करते हैं, बट हमारे वहाँ जो कॉन्सेप्ट है अंदर में अगर उसको ध्यान से देखें, राइट टू इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट है वो बात करता है राइट टू इक्विटी। इक्वलिटी का मतलब होता है दोनों को बराबर लाना, इक्विटी का मतलब होता है कि दोनों को बराबर एक पद पे आना, एक लाइन पे लाना दोनों को, उसे बोलते हैं इक्विटी। मतलब इसमें दोनों का ही सेपरेशन नहीं होता है, ना पुअर का सेपरेशन होगा ना और रिच का सेपरेशन होगा, राइट। जैसे अगर आप देखें तो इस कॉन्सेप्ट को आप सोशलिस्ट में भी लगा सकते हैं। सोशलिस्ट किस में काम करता है, वो कहता है कि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो कहता है सारा कुछ जितना भी कुछ है, लैंड है, सब चीज़ होगा, वो सब गवर्नमेंट का होगा। ऐसा आपको यूएसएसआर में दिख रहा है। कैपिटलिस्ट कहता है सारा कुछ ड्राइवन कैपिटलिस्ट क्रॉस करेगी, बिजनेसमैन करेंगे सारा कुछ। तो राइट, इसके भी ड्रॉबैक हैं,
इसको आप जरूर देखेंगे। अब हम लोग जो 4 फैक्टर्स थे, ग्रोथ का मतलब क्या था इसमें, राइट। इकोनॉमिक यहाँ पर क्या है, जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, क्योंकि इकोनॉमी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ का मतलब कि हमारी जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए। अब जीडीपी इंक्रीज तभी होगी जब हमारा क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, राइट गाइस, आउटपुट बढ़ेगा। ग्रोथ का मतलब क्या होना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है, जीडीपी बढ़नी चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि आउटपुट, गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, राइट। गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। अब जो गुड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के गुड्स हो सकते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, आपके कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, जिसके बारे में डिस्कस किया गाइस। अगर आप ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट का भी एक्सप्लेन करूँ या फिजिकल गुड्स के बारे में, तो आप चैप्टर 1 को देखिए और क्लास 10 की इकोनॉमिक्स को जरूर देख के आएँ, क्योंकि यहीं से की टर्म्स मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुड्स की बात करिए। मैंने कहा ना जीडीपी आपकी होनी चाहिए इंक्रीज, तो आउटपुट बढ़ना चाहिए। आउटपुट कैसे बढ़ेगा, जब आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। गुड्स को तो आपको बता ही दिया है मैंने, गुड्स हैं आपके 2 टाइप के हो जाएंगे, एक फिजिकल गुड्स हो सकते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं, राइट। अब फिजिकल गुड्स क्या होंगे, जो भी आपका बिस्किट है जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं, ये भी आंखों से देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी, ऑयल के कंटेनर, बिस्किट, टॉफीज, राइट। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बट आपको बता रहा हूँ मैं। कैपिटलिस्ट गुड्स होते हैं मशीन्स, कि जिससे और चीज़ें बन सकती है। ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखना है कि इनका हमने प्रोग्रेस करनी है, इतनी सारी मशीन से बनाने। अगर आपको 1947 से अगर आप देखें तो हमने क्या करा था, ब्रिटिश ने कभी भी यहाँ पर कैपिटलिस्ट गुड्स की प्रोडक्शन नहीं किया। तो वहाँ पर हम जितने भी मशीनें लाते थे वो सारा कहाँ से इंपोर्ट होती थी, ब्रिटेन से इंपोर्ट होती थी। यहाँ पर सिर्फ हमारे को, भारत को एक रॉ मटेरियल स्टेट बना दिया गया था, राइट। तो जितने भी अभी कंपनी स्टेबलाइज करनी थी तो सारा कुछ ब्रिटेन से, मशीनें, इंजन, सारा कुछ वहाँ से इंपोर्ट किया जाता था। तो ऐसे जो गुड्स जिसमें मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट गुड्स, मतलब दूसरी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो हेल्प करती हैं। दूसरा आ गया इसके अंदर जो क्लास था वो है सर्विसेज का आपका आएगा, राइट। इनका इंप्रूवमेंट, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए आपके सर्विसेज। गुड्स का मैंने आपको दोनों प्रकार बता दी हैं, सर्विसेज में भी दोनों बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर बैंकिंग भी आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, राइट, फाइनेंस हो जाएगा, जो भी सर्विसेज हैं, राइट, टेलीकॉम हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, इनमें भी इनका ग्रोथ होना चाहिए। तो ये हो गया ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, राइट। अब ग्रोथ के कारण रिफर टू कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विद इन द कंट्री। भारत के खुद के देश में गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर क्या है, सर्विसेज में आपको मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और अदर सर्विसेज जो भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो जीडीपी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ से इनडायरेक्टली आपकी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस होंगी। और कंट्री के इससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें में डिफरेंट सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑलरेडी इंक्रीज होगा अगर ये सारी चीज़ों में ग्रोथ इस तरीके से की जाती है, राइट। इस चीज़ को आपको मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्नाइजेशन का। ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया कि अपनी जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पर ज़्यादा बात होती है। ग्रोथ यहाँ पर आपका सोशल ग्रोथ भी होनी चाहिए। यहाँ पर सोशल ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चाहिए, राइट। ये याद रखें गाइस, ग्रोथ का जस्ट मीनिंग आपका कैपिटल गुड्स से नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, सोशल ग्रोथ भी होगी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़नी चाहिए, आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा रहना मिलना चाहिए, राइट। सारी चीज़ों का होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ना चाहिए, ग्रोथ का मतलब ये भी है। दूसरा, आपकी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए, राइट। जैसे अनटचेबिलिटी है, इसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, एजुकेटेड आपको होना पड़ेगा, ये भी ग्रोथ का एक मुख्य कारण है, राइट। ये ग्रोथ का एक पैरामीटर है कि नहीं गाइस। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखें। तो ग्रोथ ये सारी चीज़ों से भी हो रहा है। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके चीज़ों में मॉडर्नाइज करना, मतलब मॉडर्नाइजेशन का न्यू टेक्नोलॉजीज का। अब यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज का मतलब की बात क्या कर रहा हूँ, आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। जैसे आपने HYV सीड्स है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को आपने अपनाया, राइट। मशीन्स को अपनाया, नई मशीन्स को अपनाया आपने, राइट। ये सारी चीज़ें क्या है। दूसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन आपके सोशल थॉट्स में भी आना चाहिए, राइट। क्या आना चाहिए, सोशल आउटलुक आपका चेंज होना चाहिए कि विमेन के प्रति आपका आउटलुक चेंज होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए, राइट। विमेन को एजुकेशन की आपने बात की करनी चाहिए,
इन सारी चीज़ों को हमने देखना पड़ेगा। चिल्ड्रन का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको एजुकेशन देनी चाहिए। तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, आउटलुक चेंज होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्नाइजेशन, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। तो मॉडर्नाइजेशन का पहला फैक्टर हमारा हो चुका है, ग्रोथ भी हो चुका है। दूसरा हमने मॉडर्नाइजेशन को भी डिस्कस कर लिया कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है। मोटा मोटा तौर पे आप लिखें कि नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना और उसमें नई सोशल आपके जो थिंकिंग है उसको भी चेंज करना, जिसमें आपका जो नज़रिया हो वुमेन्स को और चिल्ड्रंस के लिए वो भी आपका बदलना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना तालिबान में क्या हो रहा है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, वहाँ पर क्या अगर वुमेन को एजुकेशन नहीं देना है, ये फलाना ढिमकाना, आप देख रहे हैं ना गाइस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 ईयर प्लानिंग के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। जो मॉडर्न सिनारियो में वो चीज़ें देखें। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आंसर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, राइट। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब खुद पे आत्मनिर्भर। अभी देखते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है, आत्मनिर्भर। क्या होता है गाइस, आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस भी चलाए हैं, राइट। आत्मनिर्भर भारत, और कोरोना के बाद देखा नहीं कि हमें खुद सेल्फ रिलायंस बनना है। अब देखिए सेल्फ रिलायंस की अगर बात करूं तो दो तरीकों से हो सकता है, राइट। या तो हम लोग क्या करें, इंपोर्ट के थ्रू करें उसको, या तो इंपोर्ट के थ्रू करें, या दूसरा करें एक्सपोर्ट के थ्रू। और अभी आजकल देखेंगे तो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया रहा है। अब इंपोर्ट के जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है उसको क्या कर लें, हम लोग इंपोर्ट कर लें, और जो भी हमारे पास गुड्स हैं प्रोड्यूस करें उसको क्या करें, एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पर लोगों की डिपेंडेंस हो जाएगी। अगर इंपोर्ट ही इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हमने जो अप्रोच अपनाई वो करी, हमने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई। अपने रिसोर्सेज का जो भी हमको ज़रूरतें थी उनको फुलफिल करने की जो चीज़ें थी उसको हमने किस में किया गया, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्शन में करने में लगा दिया गया। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री इकोनॉमी पुअर है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा भैया, जब आपने पढ़ा, अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए होंगे, वो भी बस सिर्फ इसेंशियल पे गुड्स पे का इंपोर्ट हो सकता था, राइट। और क्या चीज़ों का एक्सपोर्ट नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश नहीं हुआ था। क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने भारत में 200 साल से ऊपर राज किया। तो एक्सपीरियंस गंदे थे, तो सिंपल सी बात है, तो हमने क्या करा, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए इंपोर्ट को अवॉइड किया। और ऐसे गुड्स को हमने क्या करा, तवज्जो दी, मतलब उनको सपोर्ट किया जो भारत में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब जिनकी एसेंशियल है बट भारत में प्रोड्यूस भी नहीं हो सकते, उनको तो हमने इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। बट जो मोटा मोटा अगर आप देखें तो हमने क्या करा है, अपने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है 1950 से 1990 में, राइट। इस पीरियड तक, यहां तक आपके 5 ईयर प्लान आएंगे आपके। क्या आएंगे गाइज, बीच में रेस्ट्रिक्ट भी होंगे गाइज, ऐसा मत समझना, क्योंकि वॉर के टाइम में आपका 1962 में वॉर होता है, 65 में आपके साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, फिर 97 में फिर वॉर होता है आपका पाकिस्तान के साथ। अगर आप देखें तो 2-3 बहुत सारी वॉर हुए, इसके बीच में रेस्ट्रिक्शन भी आया। तो 1990 तक हमारे पास कितने होते हैं, 5 ईयर प्लान्स आते हैं, और उसमें यही बात पूरी की जाती है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी चलेगी। उसमें 4 फैक्टरों का दिया जाता है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, राइट। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जो बेनिफिट होगा, जो ग्रोथ से जितना भी बेनिफिट हुआ वो क्या है, इक्वली शेयर्ड होना चाहिए ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें आपके सभी, रिच भी हो पुअर भी हो, सबको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। बेसिकली पुअर को ज़्यादा होना चाहिए। आप अगर आप देखें तो रिच तो ऑलरेडी बेनिफिटेड होंगे ही गाइस। तो यहाँ पर क्या है, इक्विटी क्या है, सभी को। अगर आप देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, कैपिटलिस्ट में क्या होगा, सिर्फ रिच को फायदा होगा। सोशलिस्ट में क्या होगा, पुअर को फायदा होगा। कैपिटलिस्ट उसमें क्या होगा, जो रिच पर्सन होगा उसमें वो दिक्कत पाएंगे। बट हमारी जो इकोनॉमी रही उसमें इक्विटी का कॉन्सेप्ट लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों का ही फायदा हो। अब एक आप देखते हैं टैक्स बेस, अगर आप देखें जब भी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो रिच वाले से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, राइट। अगर आप देखें तो रिच वाले से ज़्यादा लिया जाता है अगर इनकम टैक्स की बात करें, राइट। 10%, 20%, राइट, 35%। तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, तो रिच वाले से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सब किसी का जो, और रिच से जो पैसा इनकम टैक्स मिला तो उसे गवर्नमेंट क्या चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है पुअर्स के लिए, राइट। हेल्थ स्कीम चलाती हैं, वेलफेयर में सब, हेल्थ, एजुकेशन, जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है गाइस, वो यहीं से तो आ रहा है। और यहाँ पर पुअर देखेंगे जिसकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं है तो उसको क्या है, 0% टैक्स पड़ता है, इनकम टैक्स। तो आप ये समझ रहे हैं कि किस तरह से रिच से
पुअर में पैसा जा रहा है तो सभी का वेलफेयर हो रहा है, रिच भी फ्लरिश कर रहा है और पुअर भी को भी हेल्प मिल रही है उससे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं आपके 4 जो ग्रोथ प्लान्स हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। आपको मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अगर आपको कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आ रहे हैं या कोई मुझे चेंजेस करना है तो आप मुझे वो बता सकते हैं। वो चीज़ें आपको मैं और इस लेक्चर को और अच्छा बनाने की मैं कोशिश करूँगा, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। इक्विटी के बारे में मैंने बता दिया। बेसिक नीड्स आपका फूड होना चाहिए, डिसेंट फूड मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, गवर्नमेंट ने लॉज भी बना रखे हैं। अगर आपको देख रखे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लॉज भी दिखेंगी कि कंपलसरी एजुकेशन है 14 ईयर से पहले के जो बच्चे हैं। RTI एक्ट आप देखेंगे, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, राइट। ये सारी चीज़ें क्यों बना रखी है, ताकि इक्विटी हो, हर किसी को मौका मिले, राइट। अब बात करेंगे हम लोग बेसिकली एक सेक्टर में बात करेंगे, क्योंकि हमारी 85% जो जनता है वो क्या है, हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जिसके बारे में मैंने टोटल डेटा के साथ डिस्कस किया है चैप्टर 1 में। तभी मैं कह रहा था कि आपने उसको पढ़ के आना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा फोकस क्यों करेगी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा ये इन्हीं कारण से होगा, क्योंकि हमारी जो पास्ट में चीज़ें हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम चीज़ें बहुत ख़राब थी, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस लाए गए। तो यहाँ पर बेसिकली पूरे अगर मैं देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद देखेंगे यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर एज ए मेन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज होती है, पास्ट में अगर देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको ले जाता हूँ। आपने पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ा 9th क्लास में, पालमपुर विलेज करके एक थी। वहाँ पर क्या था, लगभग 450 फैमिलीज थी, जिसमें से 80% जो फैमिलीज थी वो मार्जिनल फार्मर थी, मतलब स्मॉल फार्मर, जिसकी इनकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी 2 हेक्टेयर से भी कम थी। और जो बड़े बड़े थे वो लगभग 20% आपको देखें जिनके पास बड़े बड़े लैंड फार्म थे, राइट। तो छोटे हमारे पास ज़्यादा हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्या होंगे, पुअर भी होंगे। तो गवर्नमेंट क्या लाएगी, अब इनके कारण क्या होगा, डिस्पैरिटी आई। और ये सारा चीज किसके कारण हुआ है, अंग्रेजों के कारण हुआ है। अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं गाइज। अब हर चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने बैठा तो मैं ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और जिन्हें ऑलरेडी देख रखा है वो चीज समझ में नहीं आएंगे वो लोग। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप चैप्टर 1 को जरूर देखें गाइज, और 9th 10th वो भी देखें, क्योंकि मैंने वो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं मैं गाइज। तभी आपको यहां से अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पुअर के पास कम लैंडिंग होल्डिंग है, रिच के पास ज़्यादा है, तो क्या करेगी, सबसे पहला काम करेगी लैंड का बंटवारा। क्या करेगी, सबको बराबर बराबर लैंड मिल जाए। तो क्या आएंगे, लैंड रिफॉर्म्स किए गए गाइस। अब एक फर्स्ट अमेंडमेंट अगर देखेंगे तो आपको देखा जाएगा लैंड रिफॉर्म्स। क्या आएंगे, लैंड रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या जाएगा, लैंड रिफॉर्म में चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन ओनरशिप, क्योंकि हमारा तो कंट्री थी गई मिक्स इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट तो थी नहीं कि सारा जो लैंड होगा वो नेशनल गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट कैसे भी बांट दे, उसमें रिच और पुअर नहीं देखा जाएगा, सारा कुछ गवर्नमेंट का हो। तो यहां पर क्या की जाएगी, लैंड का जो लैंड रिफॉर्म्स आए तो उसमें चेंज इन ओनरशिप की बात की गई। अब कैसे चेंज इन ओनरशिप की बात की गई, चेंज इन ओनरशिप की अगर मैं बात करूं तो क्या करा जाएगा, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। उसमें आया एक लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। क्या लाया गया, लैंड सीलिंग, की गवर्नमेंट किसके पास कितनी लैंडिंग होल्ड होनी चाहिए। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड, मतलब एक इंसान के पास हद से ज्यादा कितना लैंड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना लैंड वो रख सकता है। मान लीजिए 100 एकड़ है तो कहेगा कि 100 एकड़ नहीं, एक इंसान के पास सिर्फ 15 एकड़ होना चाहिए। मैक्सिमम 15 एकड़ से ऊपर है तो जो ऊपर वाला है आपका 85 एकड़ है लैंड, हेक्टेयर लैंड है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लैंड को पुअर्स में डिवाइड कर देगी, राइट। और जमींदारी सिस्टम के कारण ही ऐसा हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट का जमींदारी सिस्टम के कारण क्या, सारा लैंड किसका हो गया, जमींदार का हो गया। जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जो काम कर रहा फार्मर, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर से लाई गई लैंड सीलिंग एक्ट, इसके अंदर चेंजेस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये सक्सेसफुल नहीं होता है। क्या होता है कि बहुत सारे जो जमींदार थे उस टाइम बहुत पावरफुल लोग थे, ये सारा कुछ चला जाता है कोर्ट में, लिटिगेशन पे लिटिगेशन चलती हैं, राइट। यहाँ पर आप केशवानंदन भारती केस अगर आप देखेंगे, मिनर्वा मिल्स केस, ये हैं क्या, ये इसी कारण से हुए थे, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल थे, लिटिगेशंस होती हैं,
राइट। और पूरी तरह से लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अच्छे से हो नहीं पाया। बट अगर मैं देखूं तो सक्सेसफुल कहाँ होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और अनसक्सेसफुल कहाँ होता है। अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ देखेंगे इंडिया में, बेसिकली पंजाब हरियाणा यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो अच्छे हो पाए। जो ईस्टर्न और पार्ट अगर आप देखेंगे बंगाल के पास, तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स उतने अच्छे से आपके लागू नहीं होंगे। बिहार वाले में अगर आप भी देखेंगे तो यहाँ आज भी यहाँ पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है गाइस, इसी कारण से, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर अच्छे से अप्लाई नहीं किए गए। इसी का इंपैक्ट देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आएगा, तो वेस्टर्न पार्ट में पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट की तरफ वो मूव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1965 के पास ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, तो क्या चाहिए था उसके लिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, केमिकल चाहिए। तो इनपुट ज़्यादा लग रहा है, पैसा ज़्यादा लगाना होगा। अब पैसा कौन लगा पाएगा, जो रिच होगा, राइट, उसी को तो लगा पाएगा। गवर्नमेंट तो लगाएगी नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। बट क्या यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, छोटे छोटे पैचेस में है, तो यहाँ पर इतना इनपुट तो लगा नहीं पाएंगे। जहाँ पर बड़ी लैंड होल्डिंग है वहीं पर ये चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी, और जो उसका खर्चा उठा सकते हैं वही कर पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ आपको वेस्टर्न सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुछ साउथर्न पार्ट में आपको देखेगा, तमिलनाडु कर्नाटक इस तरफ देखने को मिलेगा, जहाँ पर लैंड होल्डिंग बड़ी थी, राइट, जहाँ पर लैंड जो सीलिंग थे लैंड रिफॉर्म से अच्छे से अप्लाई हो पाए थे, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें थी, सॉरी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस में बताऊंगा, और लैंड सीलिंग के साथ जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। अब लैंड सीलिंग के साथ प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में देखा, सक्सेसफुल बहुत कम रहा, नॉट मच सक्सेसफुल। ये पॉइंट्स हैं गाइस, ये आपको मेंस में लिख हेल्प करेंगे। नॉट मच सक्सेसफुल कहेंगे, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन यहाँ पर हुआ था। प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, लैंड सीलिंग से प्रॉब्लम क्या थी, लिटिगेशन हुई, मतलब कोर्ट में केसेस इनके चले, राइट। इसमें जो लैंड सीलिंग एक्ट था इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, राइट। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो केरला और वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ ये थोड़ा सा हेल्प करता है, राइट। अब क्या हुआ, ये 5 ईयर प्लान्स के अंदर सारा चल रहा है, और ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के दिन कहाँ तक होती हैं आपकी 1990 तक ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट गाइस। इसको आप जरूर ध्यान में रखें। तो 1965 के पास क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, लैंड और ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, HYV सीड्स जिसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट, मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। इससे क्या होगा, इन सब का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, आउटपुट बढ़ाया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको आपको जानना चाहिए कि ये चीज़ें 1965 में ही की इंट्रोड्यूस की जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी देखिए इस बीच में 1956 के पास मैं बोला था ना आपको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन भी यानी रिजोल्यूशन भी आया था, राइट। इनमें क्या हो रहा है, अभी हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, आपको बीच में प्रश्न आ रहा होगा सर अभी 1951 के बाद सीधे इसमें दूसरे प्लान भी तो आए होंगे, बिल्कुल आए थे गाइस, राइट। 1956 के बाद आया, फिर ऐसे करके चलते गए 1990 तक प्लान, 5 ईयर प्लान आए 1940 साल के बीच में, 7 पंचे 35। आप कह रहे होंगे ये तो 35 साल हुए, 5 साल कहाँ गए, बीच में युद्ध हुए हैं आपके गाइस, 1962 में, 1965 में, 1970 में, इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो उस टाइम तो पूरी चीज़ें सारी चीज़ें चलेंगी नहीं, उसके बीच में एलैप्स के तो 5 साल इन बीचों में गए। तो आपको यहाँ लगा ले 2 साल यहाँ चले गए, 2 साल यहाँ चले गए, 1 साल यहाँ चला गया, या 2 साल यहाँ लगा ले, काउंट करके 5 साल आपके निकल जाते हैं, राइट। तो इसीलिए 40 सालों में कितने आएंगे, 7 5 ईयर प्लान आएंगे। क्या आएंगे गाइज, 7 5 ईयर प्लान आएंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखते हैं। अभी सिर्फ हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाला नहीं कर रहे हैं अभी, राइट। सर्विस सेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दें। तो शुरुआत किससे हो रही है, लैंड रिफॉर्म से हो रही है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या आया, लैंड सीलिंग आया, उसके ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी कि क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, उस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन, क्यों लाया गया, किन कारणों में लाया गया, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या था, देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही लो ग्रेड था, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा क्या है, अंग्रेजों के टाइम में स्टैग्नेंट हो चुका है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किन कारणों से हुआ है उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि वो डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले। लेक्चर फर्स्ट को देखिए आप, चैप्टर फर्स्ट को। प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, स्टैग्नेंट है, फेमाइन यहाँ आए हुए थे, राइट।
अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारा किया था। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर रहते हुए क्या हुआ, 1960 के पास हमारे पास वॉर भी हो रहे हैं, 2 कंटिन्यूस वॉर हुए, फूड की शॉर्टेज हुई, राइट, फूड की शॉर्टेज, प्रोडक्शन वैसे ही कम है, ऊपर से वॉर हो रहा है, ऊपर से हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। हुआ यूं कि 1965 के अगर आप देखें तो यहां पर से हमने अमेरिका से P480 वाला एक गेहूं मंगाया, सॉरी पिछले वाले लेक्चर में मैंने आई थिंक सो कुछ गलत बता दिया था आपको, मैंने राइस बोलना था, वो वीट था गाइस, वीट, P480 करके एक वीट मंगाया गया अमेरिका से। अब और क्या था, उसको जानवर खाते थे वहाँ पर क्या करा था, उनको फैटनिंग के लिए, जो जानवर है ना एनिमल्स की फैटनिंग के लिए उसको किया था, वहाँ पर वीट और कॉर्न को इस्तेमाल किया जाता है एनिमल फैटनिंग के लिए। आपको वो प्रेरी रीजन में आपको मिल जाएगा, मसूरी जो रीजन है, ग्रासलैंड वाला रीजन, वहाँ पर इसको उगाया जाता है और वो यूज करते हैं कॉर्न, और किसको यूज करते हैं, वीट को फैटनिंग के लिए, जानवरों को खिला के उनको मोटा किया जाता है, फिर उनकी स्लॉटरिंग की जाती है, उसको मीट को बेचा जाता है, आदमी नहीं खाते उसको। हमारी ऐसी हालत थी कि अमेरिका से हमने इस टाइप के गेहूं को इंपोर्ट करना पड़ा, इतनी गंदी हालत थी। हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था 50 मिलियन टन था। तो वॉर चल रहे हैं, वैसे हालत खराब है, भूखमरी चल रही है, तो ये सारी चीज़ों के बदले ऐसी चीज़ें हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट को याद आया, गवर्नमेंट को लगा कि हमारी हालत इतनी ख़राब है, तो हमने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन को अपने भारत में इंट्रोड्यूस किया 1965 में। तो इन जो पीछे के कारण है गाइज, याद रखें ना, पीछे के उसमें ब्रिटिश के भी कारण थे, हमारे खुद के भी कारण थे, एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म्स नहीं किए गए थे, लैंड होल्डिंग बहुत कम थी, राइट, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के कारण एक्सप्लोटेशन हुआ फार्मर का। तो इन सबको रखते हुए क्या हुआ, ऊपर से वॉर हो रहे हैं, तो इन कारणों के कारण हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को 1965 में इस्तेमाल किया गया। उसमें मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की। तो उसके बाद देखते हैं, तो आपका प्रोडक्शन 200 मिलियन टन पहुंच जाता है गाइस। 1971 1975 तक क्या है, आपका जो प्रोडक्शन था वो 200 मिलियन टन हो गया। तो हम लोग क्या हुए, सेल्फ रिलायंट हुए या नहीं हुए, हम लोग क्या हो गए गाइस, सेल्फ रिलायंट हो गए। उसके बाद आप देखिए यहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का, राइट, 1965 में इंट्रोड्यूस किया, 200 मिलियन टन 1980 तक चला गया। तो पहले कहाँ हुआ था, वेस्टर्न पार्ट को इसमें इस्तेमाल किया गया था। आपको यूपी, वेस्टर्न यूपी में दिखेगा, पंजाब में दिखेगा, हरियाणा में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि यहाँ पर लैंड होल्डिंग बड़ी थी, राइट, बड़े बड़े फार्मर थे जिनके पास बड़े बड़े लैंड एरिया थे, इसीलिए इसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़ा कुछ आपको केरला में दिखेगा, इधर आपको तमिलनाडु में दिखेगा। उसके बाद क्या हुआ, 1970 के 75 के आसपास देखेंगे, उससे ऊपर जो 1980s या 85 में देखेंगे, तो ये इस चीज़ को, अब यहाँ पर क्या देखा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बहुत फार्मरों को बहुत फायदा हुआ। इसका देखा देखी क्या करा इस टाइम, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, राइट, इसको देखा गया। अब इस चीज़ को पुअर एफर्ट नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, आपको बता दें, क्योंकि इसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। फर्टिलाइजर में आपका पैसा लगना है, मशीनरी में आपका पैसा लगना है, सीड्स खरीदने में आपको पैसा लगना है, तो इसका इनपुट कॉस्ट, अब एक पुअर तो इतना खरीद नहीं पाएगा, जिसके बाद 2 हेक्टेयर लैंड होगा वो तो नहीं कर पाएगा, इसको बड़ा ही कर पाएगा गाइज। तो यहाँ से प्रोग्रेस देख के क्या हुआ, वो आगे सर्कुलेट हुआ, आपका ईस्टर्न सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। 1970 के बाद 1980s तक आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इस तरह से हम लोग क्या हुए, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हम हो जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद आपका बहुत सारे वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, इसको आपको पढ़ते होंगे, देखा होगा, उस चीज़ को आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया आपके सामने, एक वर्ड आया आपका मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, देखिए, मार्केट सरप्लस का मीनिंग सिंपल सा होता है कि एक फार्मर ने मान लीजिए 100 kg गेहूं उगाता है, मान लीजिए 100 kg गेहूं उगाता है, उसमें से क्या करा उसने, 50-60 kg वो खुद खा जाता है एक साल में, क्या जाता है, अपने कंजप्शन के लिए यूज कर लेता है 60 kg, बचते हैं क्या 40 kg वो सीड्स के तौर पर रख लेता है कि मैं अगले साल इनमें से उगाऊं। तो इसके पास टोटल कितना होगा, सारा यूटिलाइज हो गया, तो इसे मार्केट सरप्लस नहीं करेंगे। मार्केट सरप्लस तब आएगा जब इसके पास वो एक्सपोर्ट एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये 200 के अभी 100 उगा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पास मान लीजिए 250 किलो उगाने लग गया, तो इसका कंजप्शन कितना है, 60 वो खुद खाएगा, 40 वो सीड के रखेगा, जो बचा है वो मार्केट में बेचेगा। इसी को बोलते हैं मार्केट सरप्लस। Increase in agriculture production is necessary, but it is not sufficient if a substantial portion of the agriculture increased is used by the farmer themselves rather than selling the market. Greater will be the production, will not make an exception of the economy. On the other hand, if a large quantity of agriculture produce is sold in the market by the farmers,
द ग्रेटर प्रोड्यूस विल बी मेक अ डिफरेंस इन द मार्केट दैट इज नोन एज द मार्केट सरप्लस, जिसको मैंने पूरा एक अच्छे से इजी एग्जांपल आपको मैंने बता दिया कि पहले क्या है 100 केजी उसने गेहूं उगाता था, 60 केजी वो खुद खाता था, 40 केजी सीड्स के लिए रखता था, तो इसने पर्सनल कंजप्शन किया। अब क्या हुआ, 250 केजी उसने उखाया, तो इसने से 100 केजी तो इसने अपने कंजप्शन के रखा, जो बचा है वो मार्केट में बेचा, तो उसे बोलते हैं मार्केट सरप्लस। इजी, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैंने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गाइस। अब देखिए, इतना हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, आपको बोला कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। अब दूसरी बारी किसकी आएगी हमारा, क्योंकि टॉपिक को अगर देखेंगे तो यहां पर दो ही सेक्टर की ज्यादा बात की गई है, एग्रीकल्चर बात की गई है, दूसरा क्या जाएगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चीजें की जाती हैं, क्योंकि राइट हमने मिक्स इकोनॉमी को लिया है, दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करेंगे। सोशलिस्ट होते तो सारा गवर्नमेंट का होता, तो फिर तो बात ही नहीं थी। तो यहां पर हमने क्या है, मिक्स इकोनॉमी की बात की गई है, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए, अब इंडस्ट्रीज का काम क्या होता, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, राइट। और उससे पहले क्या होता था आपको बता दिया थोड़ा सा मैंने। भारत में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही थी गाइस, एक तो आप पंजाब नहीं महाराष्ट्र और गुजरात वाले में कॉटन टेक्सटाइल देखेंगे, और यहाँ पर क्या देखेंगे, अब तो बंटवारा हो चुका है, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये तो ईस्ट पाकिस्तान था ना गाइस उस टाइम में, फिर 1971 के बाद आपका बांग्लादेश बनता, आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप पोगो देखेगा इस, राइट। जिनको नहीं पता, जो नोनू बच्चे हैं उनको पोगो देखना चाहिए, तो इतना तो सबको पता होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको क्या है, जूट का कल्टीवेशन हो रहा होगा और जूट की फैक्ट्रीज होंगी यहाँ पर, राइट। दो जगह आपका इंडस्ट्रियल बेस दिखेगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा बिहार वाला छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आपको दिखेगा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। अब इनकी लोकेशन ऐसी क्यों है उसके बारे में भी डिस्कशन किया कि इनकी लोकेशन यहीं पर क्यों है, राइट। यहाँ पर आपको देखेंगे पोर्ट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर क्या है, अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, तो उस इंडस्ट्रीज का काम होता है रॉ बेस्ड होती है, जहाँ उसको रॉ मटेरियल अच्छा सा मिलेगा वहाँ पर इंडस्ट्री आपको मिलेगी, जहाँ पर आपको क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी। जैसा आपको हैदराबाद में देखेंगे आपको, तो आपको सर्विस सेक्टर बहुत रॉ उस पर दिखेगा, आपको बहुत सारी जो छत्तीसगढ़ में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, तो रॉ बेस्ड है, जहाँ रॉ मटेरियल बेस्ड होगा तो वहाँ पर आपको देखेंगे। तो इस रीजन में जो आप अगर देखते हैं ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, यहाँ पर रॉ मटेरियल आयरन स्टील था पहले से, बहुत पहले से ही अगर मैं देखें, तो बाद में तो बहुत सारी चीज़ें एडवांसेज हुए, बहुत सारी चेंजेस हुए, तो आपको हर जगह फैक्ट्रीज मिलेंगी, राइट। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जहाँ अच्छा होगा तो वहाँ आपको दिखेंगी। सर्विस सेक्टर में आपको क्या जाएगा, यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, राइट। यहाँ पर देखेंगे पंजाब और गुजरात में देखेंगे तो हर 5 किलोमीटर में नहीं, हर 10 मीटर में आपको एक बैंक मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इन कारणों से कारण इंडस्ट्रीज खुलती हैं। अब इंडस्ट्रीज का क्या होता है, वो एग्रीकल्चर देखो, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। अब आप कहेंगे एग्रीकल्चर में कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा गाइस, राइट। अगर एक इंडस्ट्री को बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, उसको वीट चाहिए होगा, राइट। अब वीट चाहिए होगा तो ये दोनों जगह देखा है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर में भी क्या है, आदमी काम कर रहे होंगे, अब उसको बिस्किट बनाने के लिए भी तो इंसान चाहिए होंगे, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो दोनों जगह एक इंडस्ट्री खुलने से प्राइमरी सेक्टर जिसे आप बोलते हैं वीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसके लिए भी इंसान को लगे रहे हैं, उसको भी यहाँ पर से भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और इंडस्ट्री में खुद एम्प्लॉयमेंट रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन भी आया, राइट, मॉडर्नाइजेशन भी आया, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी दोनों की, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनके कारण क्या है, तीसरा सेक्टर भी डेवलप्ड होगा, सर्विस सेक्टर, लोगों के पास पैसा आएगा, जिसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके गाइस मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, उन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तभी तो मैंने बोला कि आगे जब जाऊँगा नेक्स्ट चैप्टरों में जाऊँगा तो मैं वहाँ पीछे वाली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप उसे देख के आएंगे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर से पॉजिटिव क्या होते हैं, एक तो क्या है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि प्राइमरी सेक्टर आपका फार्मर है, एग्रीकल्चर है, वो कनेक्टेड किससे हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो कनेक्टेड हो जाएगा सर्विस सेक्टर के, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। वीट का प्रोडक्शन हुआ तभी यहाँ पर बिस्किट का प्रोडक्शन होगा, बिस्किट का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर मार्केटिंग तभी हो पाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा, राइट। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक अफेक्ट करेगा तो दूसरा अफेक्ट होगा। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मैंने बता दिया, राइट। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आपकी यहाँ पर होगी, राइट। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने देखा होगा जहाँ पर भी इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ जाता है, आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलेगी, आपको एजुकेशन वहाँ से अच्छे मिलेगी, राइट।
रोड, आपको रोड अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ये सारी सर्विसेज क्यों मिल रही हैं? तो ये क्या है? सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है गाइस। तो इस तरह से एक इंडस्ट्री आती है तो ओवरऑल उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब आते हैं कि हमारे गवर्नमेंट, अब मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताया कि एक इंडस्ट्री किस तरह से हमारी सिविलाइजेशन को या एम्प्लॉयमेंट में मदद करती है, एक बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में बताने की कोशिश की है मैंने, राइट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रिजोल्यूशन आया 1956 का, तो उस टाइम में किस तरह से उस चीज को अप्लाई किया जा रहा है, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री चलेंगी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब मैंने आपको बताया ना कि एक आईपीआर आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था, जिसमें डिस्कस किया गया था कि किस तरह की हमारी इकोनॉमी रहेगी, इंडस्ट्रीज किस तरह से रहेगी। उसको लागू किया गया कहां पर? 1956 के पास। अब इसमें हुआ क्या था, इस रेजोल्यूशन में लिखा क्या था? क्योंकि रेजोल्यूशन होगा तो मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, राइट। सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे तो उसके अंदर कुछ लिखा होगा ना गाइस कि ऐसा ऐसा होगा हमारी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए आया तो इंडस्ट्रीज में किस तरह। तो यहां पर क्या किया गया? इंडस्ट्रीज को 3 फोल्ड्स में डिवाइड किया गया। क्या किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट। 3 पार्ट में। अब 3 पार्ट कौन कौन से थे? एक थी पब्लिक इंडस्ट्रीज, राइट, दूसरी थी हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज, और एक तीसरी थी जॉइंट इंडस्ट्रीज, जिसे बोलते हैं पब्लिक पार्टनरशिप बोलेंगे या वेंचर बोलेंगे, वेंचर, राइट। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप में बोलेंगे, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होंगे। अब यहां पर क्या है? बेसिकली जो तीसरी वाली जो थी, एक तो पब्लिक था जिसमें ओनर कौन होगा? आपका ओनर के। अब इसको मैंने डिस्कस किया क्लास 9th, देखिए आपका इस पब्लिक मतलब ओनर के, अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको। ओनरशिप क्या? तो यहां पर क्या है? गवर्नमेंट होगी, पूरी गवर्नमेंट सब चीज कंट्रोल करेगी। यहां पर क्या होगा? प्राइवेट ओनर होगा, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। और यहां पर क्या होगा? दोनों ही होंगे, राइट। पार्टनरशिप में वो 50-50 भी हो सकती है, 50-60 भी हो सकती है। अब जिसका शेयर ज्यादा होगा वो ओनर होगा। तो यहां पर भी जो ये तीसरा वाला था उसको भी, और ये जो प्राइवेट वाला भी था, इसको पूरा गवर्नमेंट, एक्चुअली ये था तो प्राइवेट, बट क्या है? इसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, इसको गवर्नमेंट के द्वारा तो कंट्रोल किया था। मोर सोशलिस्ट हो गया मतलब, वहां ना गाइस एक चीज देख रहे हैं, प्राइवेट वाला भी गवर्नमेंट के द्वारा। अब कैसे कंट्रोल किया है? लाइसेंस। तो आपने लाइसेंस नाम सुना, लाइसेंस राज करके नाम सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, अगर पुराना कुछ याद आ रहा होगा। तो क्या होगा? अगर किसी इंडिविजुअल को प्राइवेट कंपनी खोलनी थी या उसकी कोई नई ब्रांच खोलनी होती थी, तो उसको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। अब ये क्या होगा? हिंड्रेंस होगा कि नहीं? प्राइवेट सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्टर क्या करेगा? यहां पर करप्शन करेगा। नया खोलना है तो करप्शन करेगा। दूसरा क्या करेगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वो सारे लाइसेंस पहले ले लेंगे, क्योंकि उसकी मिनिस्टर के साथ क्या होगी? अच्छी सांठगांठ होगी, राइट। तो क्या हो जाएगा? जो छोटी नई कंपनियां, स्टार्टअप्स, उनको उभरने नहीं देगा, क्योंकि उसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, राइट। तो ये लूप होल्स थे, ये सारी प्रॉब्लम थी, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक। इंडस्ट्रीज को मैंने आपको बता दिया। एक हो गया आपका पब्लिक ओन्ड, गवर्नमेंट के द्वारा, वो दूसरी होगी आपकी प्राइवेट, किसी प्राइवेट इंजन, और तीसरा आपका आगा पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, उसमें पार्टनरशिप का मॉडल होगा, जिसको आपको वेंचर मॉडल भी कहते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब लाइसेंस सिस्टम के जो था, लाइसेंस सिस्टम मैंने कहा ना कि कुछ भी खोलना है उसको तो लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तभी गवर्नमेंट के। अब मैं हूं, अभी क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री खोल लेता है, उसको सिर्फ रजिस्टर कराना था। वहां पर क्या होता है कि आपने कहा कि मैं बिस्किट फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, अभी तो आप खोल लेंगे, सिर्फ लाइसेंस गवर्नमेंट मना भी नहीं करेगी आपको खोलने के लिए, बस सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस टाइम क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कह दे कि आपको बिस्किट फैक्ट्री नहीं खोलनी है तो आप नहीं खोल सकते थे, अनटिल आपको गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस ना मिले। गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तभी आप उसको खोल पाएंगे, राइट। तो सारा चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में पहले था। तो इससे क्या हो जाएगा, अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा, उसके पीछे कारण है। तो इसके पॉजिटिव भी होंगे, इसके नेगेटिव मैंने बताया कि इससे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, राइट, अपलिमेंट नहीं होगा, राइट, अच्छे से इकोनॉमी, प्राइवेट जो इकोसिस्टम है वो नहीं डेवलप्ड हो पाएगा, राइट, करप्शन होगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी इसके साथ, लाइसेंस के साथ। बट क्या इसके पॉजिटिव थे, गवर्नमेंट ने इस चीज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया होगा उसके बारे में डिस्कस कर लें। सबसे पहले गवर्नमेंट चाहती थी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का अपलिफ्टमेंट हो, जिसे बोलते हैं आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। क्या बोलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या होता था, पहले जितने भी प्राइवेट प्लेयर थे वो कहां पर इंडस्ट्री खोल रहे होंगे, ऐसी जगह खोल रहे होंगे जहां पर ट्रांसपोर्ट अच्छा सिस्टम है, रॉ मटेरियल का अच्छा सिस्टम है,
राइट, कम्युनिकेशन का अच्छा सिस्टम है। पर्टिकुलर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में तो खोलेंगे ही नहीं भाई, जहाँ पर ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहती थी, अगर आपको चाहिए तो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर खोलते हैं तभी आपको एक लाइसेंस मिलेगा। अभी भी आप देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे, राइट, आरबीआई के द्वारा कहते हैं गवर्नमेंट राइट गाइस, आरबीआई के द्वारा भी दिखाया था कि बैकवर्ड में देखेंगे तो आपको इंसेंटिव आपको अच्छे से मिलेंगे, राइट, आपको ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो उतना रखना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, लोन्स आपको अच्छे से फैसिलिटी मिल जाएंगे, बैंकों को अगर लोन लेना है आरबीआई से उसमें भी आपको मदद मिलती है, ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। ऐसे सारी चीज़ें चलती हों कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का भी अपलिपमेंट हो, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस राज को लाया गया, लाइसेंस सिस्टम को लाया गया। इसमें क्या हो सकता है, आपको और भी बेनिफिट दिए जाते थे। इलेक्ट्रिसिटी में टैरिफ जो टैक्स पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसमें कम मिलता था आपको, राइट, लोअर टैक्स लगते थे आपके, जो एक्साइज जो ड्यूटी लगती थी वो कम लगती थी, राइट। इससे क्या हो जाएगा, रीजनल में इक्वलिटी आएगी, पूरे रीजन में इक्वलिटी आएगी, राइट। एक डिस्ट्रिक्ट तो यहां से क्या हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया तो बहुत डेवलप्ड हो गया, बट छत्तीसगढ़ बिहार वाला रह गया। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर जगह का डेवलपमेंट हो, आपका बिहार में है तो बिहार वाला हो, सब जगह का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए। तो इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट था गाइस, याद है ना आपको, वही चीज अप्लाई करने की है, इसीलिए लाइसेंस राज को इन्होंने अप्लाई करना चाहा, राइट। अब यहां पर हम लोग करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में, बता दिया मैंने किस तरह से लाइसेंस सिस्टम आया, उसका 3 बोल्ड है, ये इंडस्ट्रियल सोप्स की बात करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में ज़्यादा बात की हो जाएगी गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है वो, सॉरी। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं किसका, कि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड किस तरह से हमारे सिस्टम इंडिया में चलता है, राइट। अब ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, राइट। अब इन इकोनॉमी बोथ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। इंडस्ट्री है तो ट्रेड हो रहा, तो कहीं पर भी सिंपल सी बात है, ट्रेड है तो सिंपल सी बात है पैरेलल ही चलेंगी, राइट। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं यहां पर, अगर जो पुअर नेशन है उसके पास क्या होगा, अब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे इंडस्ट्री और ट्रेड को हमने पैरेलली लिया है। जहां पर इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होगा आपका तो वहां पर ट्रेड अच्छा होगा, जहां पर इंडस्ट्रियल बेस अच्छा नहीं होगा तो वहां पर ट्रेड भी अच्छा नहीं होगा, राइट। अगर आप देखें वर्ल्ड में, अमेरिका देखो, इंडस्ट्री उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो क्या करेगा, वो सारा क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उसका ट्रेड अच्छा होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। चाइना का साथ देखें, चाइना क्या कर रहा है, चीज़ें बनाता है और पुअर कंट्रीज़ में या उसको चीप गुड्स बना के क्या करता है, उनको दूसरे कंट्रीज़ में भेजता है। तो इनके पास क्या है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये प्रोग्रेस करेगा कि नहीं, इसके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए तो जिसका इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होगा तो उसका एक्सपोर्ट अच्छा होगा, उसका ट्रेड अच्छा होगा। जिसका इंडस्ट्रियल बेस अच्छा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पुअर होगा, लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, ट्रेड अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका गुड्स ही नहीं होंगे, क्या ट्रेड वो कर पाएगा, राइट। तो पुअर नेशन कैन ओनली प्रोग्रेस, पुअर नेशन तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द मोस्ट इसेंशियल सेक्टर फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। जीडीपी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करेगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, राइट। उस चीज़ को आपको मैं दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे काम कर रहा है, किस तरह से किन मापदंडों पे काम कर रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ को अपनाया गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक और जो डिटेल्स आपको देनी थी मैंने, सेकंड 5 ईयर 1956 में आते हैं, जिसमें IPR आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, जिसको 1948 में तैयार किया गया था, राइट। यहाँ पर क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा तवज्जो दी गवर्नमेंट के द्वारा। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है, 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोल हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज थी गाइस। ये हैवी इंडस्ट्रीज में केमिकल भी हो जाएगा, आपको रिफाइनरी भी हो जाती है। तो ऐसे करके 8 इंडस्ट्रीज है जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया 1950 से। अब एक किसके मॉडल में किसने ऐसा सजेस्ट किया था, तो यहाँ पर आता है, एक याद रखें, महानवलीज एक स्टैटिशियन थे, भारतीय स्टैटिशियन थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कोर जो इंडस्ट्रीज हैं, कोल है, ये अदर सेक्टर को हेल्प करेंगी। जैसे स्टील इंडस्ट्री है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। स्टील इंडस्ट्री है, वो क्या करेगी, स्टील बनाएगी, तो स्टील कहाँ कहाँ यूज हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक स्टील कहाँ होगा, चम्मच बनाने में भी काम आ रहा है,
कार बनाने में भी काम आ रहा है, राइट। बस भी बनाने में आ रहा है, ट्रक बनाने है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी चीज़ें अप्लायंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बनाने में आ रहा है, हाउस बनाने में आपका स्टील यूज हो रहा है ना, सरिया यूज होती है कि नहीं गाइस। तो एक और इस पे फोकस करेंगे तो और सेक्टर्स अपने आप ही डेवलप्ड होते चले जाएंगे। तो ऐसा किसने सजेस्ट किया था, उसे कहते हैं महानबुलिस मॉडल। ये याद रखेंगे गाइस, इस चीज को आप माइंड में अभी जरूर इसको याद रखें, राइट। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इस बुक में क्या दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या दिया गया है गाइस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसे आप बोलते हैं ये एमएसएमई। आप प्रेजेंट सेक्टर में अभी देखते हैं ना, मीडियम स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस, राइट। इस चीज को आप देखते हैं प्रेजेंट सेक्टर। तो ये हैं क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दीज आर एकोडेटेड विद हाई प्रायोरिटी विद प्रोमोटिंग द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी। अब देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बता देता हूं। ऐसी इंडस्ट्री जिनका प्रोडक्शन बहुत, देखिए अभी आप देखें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। अभी आप देखें तो क्या करा, हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है एमएसएमईज को, कि उनका इनपुट कॉस्ट कितनी थी, उन्होंने एसेट में कितना पैसा खर्च किया है, कितना किया है गाइस, एसेट पैसा बनाने में कितना खर्च किया है, राइट। मशीनें खरीदने में कितना किया गया है, राइट, या गुड्स खरीदने में कितना किया गया है, कितना पैसा उन्होंने लगा रखा है। उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को कर रखा है ना डिवीजन, 25 लाख से ऊपर, 10 लाख से नीचे, ऐसे करके डिवीजन हमने हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं एमएससी मॉडल में। आप उसको पढ़े किस तरह से गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे इसको, कि 1 करोड़ से कम वाली इंडस्ट्रीज को या 1 करोड़ से ऊपर वाली इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाएगा। फिर उसमें आपको देखेंगे गुड्स वाली अलग हैं, सर्विसेज वाली अलग हैं, उसको भी आपने देखा होगा, उनके लिए अलग एलोकेशन दी गई है, उसको आप अपडेट करें, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान में देखें। तो शुरुआत में क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होंगे जो छोटे छोटे गुड्स बनाती होंगी, राइट। जैसे आपको चम्मच बनाएगी, बिस्किट बनाएगी, राइट, कॉटन के कपड़े बना सकती है वो छोटी स्केल पे, बड़े स्केल सोप इंडस्ट्री हो सकती है छोटे स्केल वाली। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या होंगी जिनका इनपुट कॉस्ट बहुत कम है, राइट। तो उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि इन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ तय कर दिए प्राइस। क्या करा कि चम्मच सिर्फ छोटी इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, या सोप, इस वाला सोप क्या है, छोटी इंडस्ट्रीज बनाएगी। तो क्या हो जाएगा, छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन मिल गई, राइट। बड़ी इंडस्ट्री उसको नहीं बना सकती, बड़ी इंडस्ट्री चम्मच नहीं बनाएगी, वो कार ही बनाएगी। उसको बता दिया कि आप चम्मच को नहीं बना सकते, चम्मच सिर्फ यही कंपनियां बनाएंगी, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। समझ में आता ना, जो छोटी छोटी कंपनियां जिनका जो बजट है, टर्नओवर बहुत कम है, उनके लिए क्या करा, चीज़ों को फिक्स कर दिया गया। इससे क्या हो जाएगा, छोटी इंडस्ट्रीज को हेल्प मिली, उनकी प्रोग्रेस हुई। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, क्योंकि अगर आप अभी भी देखें तो एमएसएमई सेक्टर 40% जॉब क्रिएट करता है हमारे इंडिया में, और इसमें से भी ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, वो एमएसएमई सेक्टर ही करता है। गया गाइस, स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं, ये इसमें ये कर रहा है गाइस। इतना आप देखें कितना कंट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट इसमें काम करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी गाइस। तो इसीलिए ऐसा चीजें हमने की गई। अब बात करेंगे हम लोग यहां पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। तो 1990 से पहले क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से काम हो रहा है। 1990 से पहले 7 5 ईयर प्लान आए थे। तो वहां पर क्या होता है आपका 7 5 ईयर प्लान में क्या हुआ टोटल, अगर आप देखें तो पूरा इन्होंने क्या करा, इनवर्ट लुकिंग, याद रखें इनवर्ट लुकिंग, एक्सपोर्ट में नहीं इंपोर्ट कम करेंगे, तो इनवर्ट लुकिंग इकोनॉमी को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। अब क्यों की गई है आपको मैंने ऑलरेडी उस चीज को बता दिया है। राइट गाइस, इस चीज को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं मैंने, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डरे हुए थे, सारी चीज़ें चल रही थी। आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, वही मैंने जो चीज़ें हैं कि किस तरह से होनी चाहिए, इसमें पब्लिक रहेगा, प्राइवेट रहेगी, पार्टनरशिप वाली रहेगी, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मैंने बताया, वो कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, उसकी बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राइट, 1955 में बनती है एक खरवे कमेटी। क्या बनती है गाइस, खरवे कमेटी। इसको याद रखें आप, क्या करेंगे, खरवे कमेटी। इसको बोलते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी बोला जाता है इसको, विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी। तो कहाँ कब बनती है, उन्हीं के सजेशन से इस चीज़ों को लागू किया गया। अब उनके हिसाब से इन्होंने क्या किया गया, प्रेजेंट में आपको बता दिया, वो एमएसएमई सेक्टर आप देखते हैं वो ये है। राइट, खरवे कमेटी किससे रिलेटेड है याद करेंगे आप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको देखेंगे। राइट, इसमें जो इंडस्ट्रीज थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाएगा,
उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। सिंपल सी बात है, कोई कमेटी बन रही है तो कौन ऐसी कंपनी होगी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, राइट। जिनका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, जिनका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 लाख से कम होगा। 5 लाख से ऊपर कोई चीजें, मशीन है, जैसे मशीन एक इंडस्ट्री में क्या हो गया, मशीनें होंगी, गुड्स होंगे, रॉ गुड्स होंगे। अगर टोटल उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, राइट, उसे कहा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। उससे ऊपर है तो वो फिर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कहलाएगी। और क्या हो जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और वो सारे पॉइंट्स चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर क्या, इस सेक्टर को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारे जो गुड्स थे वो फिक्स कर दिए गए, रिजर्व्ड कर दिए गए कि यही इंडस्ट्रीज इनको प्रोड्यूस करेंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं प्रोड्यूस करेंगी, राइट। दूसरा क्या गया, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाए उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी गवर्नमेंट की, एक्साइज ड्यूटी क्या है, टैक्स, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वो बहुत कम लगेगा। तो इस तरह से चीज़ों को किया जाता है। और इनको क्या किया जाएगा, बहुत ही कम दामों पे लोन दिए जाएंगे, लो इंटरेस्ट रेट। अभी देखो बड़ी कंपनीज है उनको लोन्स 15 से 18% में मिलता है, और जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको 10 से 12% के लोन में ही आपको लोन मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे कदम उठाए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड पॉलिसीज और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट गाइस। अब देखिए ट्रेड पॉलिसी मतलब किस तरह से ट्रेड का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर खुद का इंपोर्ट, अंदर कैसा ट्रेड रहेगा, इंटरनल ट्रेड होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री के साथ, ये भारत है और ये है अमेरिका, इसके साथ एक तो भारत में खुद का ट्रेड हो रहा होगा, उसकी क्या पॉलिसी है, राइट। और दूसरा क्या पॉलिसी है कि इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट जब हम करेंगे उसके बाद क्या पॉलिसी रहेगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करेंगे, किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें ट्रेड पॉलिसी के अंदर आ जाएंगी, राइट। तो ट्रेड पॉलिसी क्या होगी, सेट ऑफ गोल्स होंगे, क्या होंगे, सेट ऑफ गोल्स और रूल्स कह सकते हैं हम लोग, राइट, बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में क्या रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे, क्या गोल्स रहेंगे ट्रेड से रिलेटेड, उसे को कहते हैं हम लोग ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी इज डिफाइंड एज गोल्स, रूल्स, स्टैंडर्ड, गोल, सब रेगुलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। अब ये किसके द्वारा फॉर्म किए जाएंगे, दोनों कंट्रीज ने मिलकर। आप ये भी देखते हैं ना MOU साइन होते हैं बहुत सारे, वो क्यों होते हैं, ये यही होते हैं कि उसके अंदर एक ट्रेड पॉलिसी को क्या है कि आप कौन इंपोर्ट करेंगे, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप देखें तो ट्रेड पॉलिसी का ही तो पार्ट है गाइस, याद रखेंगे इस चीज़ को, याद रखेंगे, इन चीज़ों को आप जरूर याद रखें। तो एक कंट्री ट्रेड पॉलिसी कवर टैक्स इंपोज्ड ऑन इंस्पेक्शन ऑफ रेगुलेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड टैरिफ्स एंड कोटास। अब ये क्या होते हैं आपको बता देता हूं। देखिए इंडिया है, अब ट्रेड कैसा हो रहा होगा मैं आपको बता देता हूं आपको, राइट। अब ट्रेड कैसा होगा, यहां से मुझे कोई गुड्स पहुंचाना है तो क्या करा जाएगा, यहाँ से मैंने कोई 100 रुपये की टी लगाई, 100 रुपये की टी खरीदी, 100 रुपये की टी यहाँ से अमेरिका गई। अब क्या करेगा, अमेरिका इस पर टैक्स लगाएगा, तो ये मान लीजिए 5% टैक्स लगा, तो 105 रुपये की होगी ये टी, यहाँ पर ये बिकेगी, राइट। अब ये क्या हो जाएंगे, जो रूल्स हैं, ये जो टैक्स लगा रहे हैं दूसरी कंट्री, उसके प्रोडक्ट पे जो टैक्स लाएगी वो क्या करेंगे, उस रूल्स में लिखे जाएंगे, उस पॉलिसी में लिखा जाएगा, सेट ऑफ रूल्स में लिखा जाएगा कि आप हमारे इन गुड्स में, पर्टिकुलर गुड्स पे डिस्कशन होती है गाइज, कॉफी में कितना टैक्स लगाया जाएगा, इस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, जो एग्रीमेंट सारा कुछ रिटर्न में होता है, उसी तभी वो साइन किए जाते हैं कि कितना टैक्स लगेगा। अब क्या करा, यहां से क्या हो जाएगा, गुड्स गया, उसने कहा कि मैं 5% लगाऊं, तो लिखा जाएगा। अगर वो कहता है कि मैं 10% लगाऊं तो कहेगा भारत मैं एक्सपोर्ट ही नहीं करूंगा, आपसे मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, राइट। तो नेगोशिएशन करेंगे कि कहां पर दोनों का ही फायदा हो। तो यहां से कुछ आ रहा है, यहां से कोई मान लीजिए बाइक आ रही है, हार्ले डेविडसन का केस सुना था, भारत ने टैक्स बढ़ा दिए थे, टैरिफ क्या होता है, टैक्स होता है। तो यहाँ पर आए तो भारत ने कहा मैं 10% लगाऊं, तो अमेरिका मान नहीं रहा, तो अमेरिका कहेगा कि मैं आपकी कॉफ़ी नहीं लूंगा, इसने कहा कि मैं आपकी बाइक नहीं लूंगा। आप तो कहेंगे कि आप भी कम कीजिए मैं भी कम करता हूँ, तो दोनों एक नेगोशिएशन में आएंगे और रूल सेट कर देंगे कि आप इसमें इतना टैक्स लगाएंगे, राइट, इससे ऊपर नहीं लगा पाएंगे। तो इससे चीज़ें क्या हो गए, ट्रेड, इसी को ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। अब उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, रेगुलेट, क्योंकि उस सेट ऑफ रूल्स में तो लिखा होगा ना, एक पन्ना होगा उसमें सारी चीज़ों के दाम लिखे होंगे कि इतना इतना टैक्स लगना है, राइट। तो उसमें लिखा होगा कॉफ़ी के लिए इतना, बाइक के लिए इतना, केले बनाना के लिए इतना, सारा कुछ रूल्स लिखे होंगे। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या है, टैक्स लिखे होंगे। अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि नहीं बताइए, अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ रही है मान लीजिए और हमारे को लॉस हो रहा है,
तो क्या करेगी गवर्नमेंट, इसको टैक्स बढ़ा देगी, टैरिफ बढ़ा देगी, उसे कहते हैं टैरिफ्स। क्या बनाएंगे, टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। बेसिकली क्या है, जो चीज़ हमारे भारत में इंपोर्ट हो रही है उस पर कितना टैक्स होगा, या यहाँ से बाहर कितना जा रहा है उसमें इम्पोर्ट में टैक्स क्या लगेगा, उसे बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या है, टैक्स है। अब कोटा सिस्टम क्या है, यहाँ पर जो पहले चलता था कोटा सिस्टम, कोटा से मतलब कितना इंपोर्ट, अभी भी चलता है वैसे तो बताता हूँ। तो कितना कोटा सिस्टम मतलब कितना हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए फिक्स है। मतलब अगर मुझे यूएसए से 250 किलो सोना खरीदना है तो क्या होगा, 250 किलो ही खरीद सकता हूँ, गवर्नमेंट इसमें रेस्ट्रिक्शन है। इसके ऊपर अगर सोना आता तो गवर्नमेंट उसको मना कर देगी, गवर्नमेंट हमारे भारत में एंट्री ही नहीं देगी। ऐसा कुछ होता था पहले, 1990 से पहले ऐसा होता था कि फिक्स यही मशीनें आप तुम इंपोर्ट कर सकते हो, यही गाड़ियां तुम इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें हो रही थी, उसे बोलते हैं कोटा सिस्टम, राइट गाइस। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं टोटल। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मैंने आपको बता दिया जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जाएंगी, राइट। ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, राइट गाइस, राइट। ये चीज़ें हो जाती हैं, पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी इस चैप्टर में, राइट। किस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर चलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, 1990 से पहले क्या चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि इनके इफेक्ट क्या पड़े। अब जो भी ट्रेड पॉलिसीज हमने अपनाई, इनवर्ड लुकिंग, राइट, इनवर्ट लुकिंग हमने जो इनवर्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब हमने एक्सपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, इंटरनली हर चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश की, सेल्फ रिलायंस होने की कोशिश की गई, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए उस चीज़ को आपको बताता हूँ। तो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे पहले, अगर 1950 के आसपास देखो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 11% था, राइट। क्या था, 11% था 1950 में। और क्या हुआ 1900 अगर देखें 91 के पास, तो उसका जो जीडीपी में ग्रोथ था वो कितना हो गया, 26% हो गया, 24% बढ़ा, मतलब उतने स्केल से नहीं बढ़ा। बट अगर पॉजिटिव देखें 1950 से 1990 तक देखें, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है, इसको दो तरीके से देख सकता हूँ। एक तो 1990 के साथ में कंपैरिजन, 91 के साथ कंपैरिजन करूंगा 2000 के साथ, और उसके बाद अभी का देखूंगा। तो वहाँ से क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन जो 11% था वो 24% बढ़ गया, तो ग्रोथ हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज बनी, हमारी खुद की एमएनसीज बन के आई, जैसे आपको बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी, राइट, रेंज रोवर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या खुद की इंडियन कंपनीज थी। ट्रेड प्रमोट हुआ, बहुत सारी जो प्रमोट, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी तो प्रोटेक्ट हुई कि नहीं इन जो ट्रेड पॉलिसीज थी, क्योंकि जब हमने फॉरेन इंपोर्ट पे क्या करा, रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो हमारी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल बेस इंक्रीज हुआ। और आज हम लोग क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत सारी ओपन में खुल गई है। इवन जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई, जैसे ओएनजीसी विदेश, ये क्या है, सारी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जो भी हमने गवर्नमेंट के द्वारा 7 5 ईयर प्लान्स में काम किया गया वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल था, इससे इंक्रीज हुआ। बट ड्रास्टिक चेंज आते हैं 1991 के बाद, उसके बाद क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने को मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। कल फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।